तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और मजा कर रहे होंगे। तो क्लास 9th वाले विद्यार्थियों का स्कूल खुल चुका है। स्कूल में बढ़िया से पढ़िए। जहाँ दिक्कत परेशानी आ रहा है आपके लिए लेक्चर्स लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। तो आज आपका जो लेक्चर होने वाले है क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का लेक्चर नंबर 3, ठीक है, थर्ड होने वाला है। इसमें पहले लेक्चर में हम लोग पदार्थ पदार्थ का वर्गीकरण उसके उसमें साथ साथ हम लोग ठोस अवस्था के बारे में पढ़ लिए थे। इसके अलावा सेकंड जो लेक्चर हमारा था उसमें हम द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था के बारे में डिटेल में जानकारी ले लिए थे। और आज हम जो पढ़ने वाले, आज का जो लेक्चर नंबर 3 है, उसमें हम लोग पढ़ने वाले पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की जब अवस्था में परिवर्तन हो यानी कि ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, गैस ठोस में बदलता है, गैस द्रव में बदलता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यह प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, वो भी कर लो। और अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कौन कौन सब्जेक्ट में परेशानी आ रही है और क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक है, बताइए केमिस्ट्री आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है भाई, चलो तो क्लास को शुरू करते हैं बिना देर किए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर जो हमारे होने वाला है, इसे हम लोग ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्था को पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे। आज हमको देखना है इसके अवस्था परिवर्तन। उससे पहले देखेंगे ठोस द्रव और गैस में अंदर क्या क्या समानता क्या उसको देखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ठोस के बारे सबसे पहले देखते हैं। एक तरफ है हमारा ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा कौन है, गैस। अब समझते हैं हमसे। चलिए सबसे पहला अंदर क्या है, सबसे पहले तीनों के बारे में समझते हैं। देखिए इसका आकार क्या होता है और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है, लेकिन द्रव का क्या होता है, आकार इसका होता ही नहीं है, ये किसी आकार में बदल सकता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। जिस कारण है ना, जिस है ना, इसे जिस पात्र में रखेंगे वह उसका आकार ले लेगा। आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन इसका आयतन और यहाँ लिख देते एवं द्रव्यमान। आयतन एवं द्रव्यमान दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन एवं द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। इसको जिस पात्र में रखेंगे उस पात्र का रूप ले लेगा। ठीक है, इसमें देखो इसका ना तो आकार निश्चित होता, नहीं आयतन। आकार भी निश्चित नहीं होगा, नहीं इसका आयतन निश्चित होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यह असंपिंड होता है, मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता भैया। ठीक है, इसकी संपिंडता होती है, लेकिन हल्का हल्का दबा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम पूरा दबा देंगे। लेकिन गैस बहुत अत्यधिक संपिंड होता है, यानी इसको हम जितना मन उतना दबा सकते हैं। ठीक है, जो परफ्यूम खरीदते हैं वो इतना छोटा में 100, इतना छोटा में कितना गैस को संपीड़ित करके रखा होगा, है कि नहीं। जब जब मारते एक स्प्रे तो उससे निकलता है कुछ ml। ठीक है, तो इसलिए गैस को बहुत अधिक हम संपीड़ित कर सकते हैं। एक छोटे सिलेंडर में हम लोग 14 kg गैस को संपीड़ित करके रख सकते हैं। छोटा नहीं, फिर बड़ा वाला में, मतलब बेसिकली कहने का मतलब है 14 kg को हम सिलेंडर में संपीड़ित करके रख सकते हैं। तो गैस को सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, आगे है कि इसके जो कण होते हैं इसमें बहाव नहीं होता, मतलब बहते नहीं है, जैसे रहेंगे फिक्स रहेंगे। इसके कणों में बहाव होता है, कम होता है, लेकिन इसके कणों में अत्यधिक बहाव होता है। सबसे अधिक बहाव किसके कणों में होता है, गैस के कणों में। सबसे अधिक बहाव किसके कणों में होगा, गैस के कणों में। ठीक है, अगला हमारा कि भैया इसके कणों के बीच जो अंतराणिक स्थान होता है बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम स्थान होगा, जिस कारण अंतराणिक बल क्या होगा, अधिक होगा। दोनों समझ लेते हैं। इसके कणों के बीच अंतराणिक स्थान कम होता है, दूसरा क्या मतलब है कि इसके बीच अंतराणिक बल अधिक होगा। इसके कणों के बीच अंतराणिक स्थान बहुत, इसके अंतराणिक स्थान अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अगर अंतराणिक स्थान अधिक है इसका मतलब उसका बल क्या हो जाएगा, अंतराणिक बल। यहाँ क्या लिखना होगा, अंतराणिक बल। यहाँ क्या लिखना होगा, अंतराणिक बल। क्या लिखना होगा, अंतराणिक बल। अंतराणिक बल क्या होगा, अंतराणिक बल कम होता है। इसका अंतराणिक बल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, गैस में देख लो इसके कणों के बीच अंतराणिक बल बहुत अधिक होता है, जिस कारण इसके इसके कणों के बीच अंतराणिक स्थान अंतराणिक बल बहुत कम होगा। ठीक है, अगर स्थान ज्यादा होगा, स्थान का मतलब देखो दो कण है, अगर ये दोनों के बीच स्थान कम है इसका मतलब बल अधिक लगेगा। स्थान ज्यादा हो रहा है इसका मतलब दूसरे के पर बल कम लगाएगा। ढेर ज्यादा हो गया तो बल लगभग नहीं करेगा, नगण्य, जीरो के बराबर। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला, इसके कण मुक्त रूप से विचलित नहीं कर सकते, मतलब घूम नहीं सकते, लेकिन द्रव के कण है ना मुक्त रूप से विचलित कर सकते हैं, लेकिन पात्र की सीमा होगी, जहां रखा जाएगा उसी के अंदर इसके कण विचलित होंगे। लेकिन गैस की भैया कोई सीमा नहीं है, गैस की कोई सीमा नहीं है। क्लासरूम में एक जगह से गैस निकल रहा, सभी को पता चल जाता है कहीं से तो निकला है कि नहीं, तो उसकी सीमा नहीं, कहीं तक विचलित कर जाएगी, बाहर भी चली जाएगी अगर स्ट्रांग रहा तो। ठीक है, बढ़िया फ्रेग्रेंस वाला रहा था। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बढ़े आगे। आगे समझो, आगे समझो, इसमें कुछ और अंतर है।
देखिए ठोस के बारे में, यह दृढ़ होता है। दृढ़ का मतलब कठोर, जो भी चीज होगा ठोस कठोर होगा, है ना। जैसे हमारा हड्डी क्या है, कठोर है, ठीक है। चलिए हमारा मांस कठोर नहीं, इसका मतलब इसके अंदर द्रव्य होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। जो 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 पूरा कठोर नहीं, इसका मतलब उसमें द्रव्य का पार्ट होगा। इसको काट दिया तो खून निकलेगा, समझ गया। चलिए खून भी क्या द्रव है। इस द्रव के बारे में क्या, द्रव से कम दृढ़ होता है, दृढ़ होता है लेकिन कम, ये सबसे कम दृढ़ होता है, ठीक है। इसमें दृढ़ होना ही नहीं है, इसमें विसरण नहीं होता है, मतलब बहता नहीं है। इसमें इस जो द्रव में ठोस, देखो इसमें यह विस्तृत हो सकता है, यह द्रव में ठोस का विसरण कर सकता है, द्रव में द्रव्य के रूप में विस्तृत हो सकता है, द्रव में ठोस, तीनों प्रकार से विस्तृत हो सकता है ना। द्रव में गैस लिखो, गैस, द्रव में किसको, गैस, मतलब यह ठोस द्रव और गैस, ठोस द्रव और गैस तीनों में क्या हो जाएगी, तीनों में बदल के विस्तृत हो सकती है। मतलब ये ठोस से ठोस में मिल जाएगी, है ना, ठोस में भी मिल जाएगी, द्रव में मिल जाएगी और गैस में मिल जाएगी, तो तीनों में विस्तृत हो सकती है। कौन, द्रव, ठीक है। गैस क्या है, गैस, गैस जो होता है अन्य गैसों में विस्तृत हो सकता है। गैस क्या होता है कि दूसरे गैस में इसको मिलाया जा सकता है, इसको द्रव में मिला नहीं सकते, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। इसका घनत्व अधिक होता है, सबसे अधिक, ठीक है। और इसका घनत्व ठोस से क्या होता है, कम होता है, लेकिन गैस से अधिक होगा। और इसमें इसका घनत्व सबसे कम होगा, सबसे कम घनत्व किसका होता है, गैस का। सबसे अधिक घनत्व ठोस का। मीडियम घनत्व किसका होगा भैया, मीडियम जो बीच में, द्रव का, किसका, द्रव का। क्लियर, आगे समझे। चलिए इसके 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 पृष्ठ होते हैं, इसके केवल ऊपरी पृष्ठ, इसके केवल इसके केवल इसके केवल ऊपरी परत होते हैं, इसका कोई वास्तविक परत नहीं होता, ठीक है। इसमें सारे पृष्ठ होते हैं, इसमें क्या हो गया बउआ, सारे पृष्ठ होते हैं, मतलब ऊपर भी पृष्ठ होगा। मतलब अगर हम कोई ठोस रखे हुए हैं, अगर हम ठोस रखे हुए हैं, देखो अगर ये ठोस हम बना दिए तो इसका ऊपर वाला भी पृष्ठ होगा, सारा पृष्ठ होगा, इसके नीचे वाला भी पृष्ठ होगा, दाएं बाएं सब होगा पृष्ठ, ठीक है। दाया पृष्ठ भी होगा और बाया पृष्ठ होगा, तो इसमें सभी पृष्ठ होते हैं, में सभी पृष्ठ होते हैं। लेकिन एकरा में खाली ऊपर वाला पृष्ठ होगा, लेयर, ठीक है। और गैस का कोई वास्तविक पृष्ठ होता ही नहीं है, हम नहीं बता सकते गैस का पृष्ठ कहाँ है, कहाँ से दबाएंगे तो आगे गिर जाएगा, उसका कोई वास्तविक पृष्ठ है ही नहीं। क्लियर, क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़े। अब चलिए अब शुरू करना हमारा आज का टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो भैया पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन शुरू किया जाए। आर यू रेडी गाइज, चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए पदार्थ की अवस्था में पारस्परिक परिवर्तन होता है, कैसे होता है, किस प्रक्रिया से होता है, उसको समझना, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं भैया पदार्थ की तीनों अवस्था, ठोस, द्रव और गैस को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, समझे, बदला जा सकता है। हम ठोस को द्रव बना सकते हैं, हम द्रव को गैस बना सकते हैं, हम ठोस को भी गैस बना सकते हैं, हम गैस को भी ठोस बना सकते हैं, आपस में एकदम बदल सकते हैं अवस्था में, ठीक है। कैसे, समझो, आगे समझो। सबसे पहले समझना द्रवण की गुप्त उष्मा, द्रवण की कौन उष्मा, गुप्त उष्मा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से समझाते हैं, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ को, किसी ठोस पदार्थ के 1 kg को, है ना, इस ठोस पदार्थ के 1 kg को उसके द्रव्यनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होता है, उसी को उस ठोस पदार्थ का क्या बोलते हैं, द्रवण की गुप्त उष्मा, उस ठोस पदार्थ की द्रवण की गुप्त उष्मा। सुनो ध्यान से, जब किसी ठोस पदार्थ को हम द्रव में बदल रहे हैं, है ना, द्रवण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, द्रवण, ठोस को द्रव में परिवर्तित होने के लिए जितना ऊर्जा चाहिए, उसी ऊर्जा को बोलते हैं कि ठोस का द्रवण की गुप्त उष्मा, वह गुप्त उष्मा जिसमें कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो, किसमें परिवर्तित हो जाए, द्रव में, उसी ऊर्जा को, उसी उष्मा को क्या बोलते हैं, द्रवण की गुप्त उष्मा, ठीक है। सुनो कि वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 kg को उसके द्रव्यनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होगा उसे क्या बोलेंगे, उस पदार्थ की द्रवण की गुप्त उष्मा। मतलब अगर इसको हमको द्रव बनाना है तो इसका कुछ ना कुछ हमको एनर्जी चाहिए, जैसे इसको गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, द्रव बना कि नहीं बना, इसको जितना ताप, इसको जितना ऊर्जा चाहिए उसी ऊर्जा को, जितना उष्मा चाहिए उसी उष्मा को इसका द्रवण की गुप्त उष्मा बोलेंगे। भैया ये द्रव जो हुआ ना, तो उसका जो सीक्रेट वाला गुप्त वाला उष्मा है, इतना दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। किसी ठोस की वह ऊर्जा जिसमें वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उस ठोस की द्रवण की गुप्त उष्मा। क्लियर, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि उबलते हुए जल की तुलना में
उसके जो भाप होते हैं शरीर में अधिक जलन क्यों पैदा करते हैं? उबलते हुए जल की तुलना में उसके जो भाप होते हैं अधिक जलन क्यों उत्पन्न करते हैं? देखिए, चूंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प एक साथ रहता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल और वाष्प एक साथ रहता है, परंतु इस भाप के कणों ऊष्मा जल से अधिक होती है, क्योंकि भाप के कण वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा ग्रहण किए रहता है। ठीक है, देखो गर्म जल जो होगा, गर्म जल बर्तन की सतह से जुड़ल रहेगा, जबकि जो गैस बन रहा है वाष्प, वह सबसे अधिक ऊर्जा को लिए रहता है, क्योंकि वह गैसीय अवस्था में चल गया है। तो गर्म पानी से ज्यादा ऊष्मा किसमें होगा? उसके वाष्प में। किसमें होगा? उसके वाष्प में। ठीक है, ठीक है, तो अधिक रहता है, क्योंकि भाप के जो कण होते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा ग्रहण किए रहते हैं। ठीक है, इसी कारण उबलते हुए जल की तुलना में उसके वाष्प जो होंगे शरीर में अधिक जलन पैदा करते हैं। समझ में आता है? जो वाष्प होगा अधिक जलन पैदा करते हैं। कभी कभी पूरी को आदमी खाता है तो फोड़ लेता है उंगली से, तो मालूम चलता हाथ जला गया, निकल जाता है, क्योंकि उससे निकलता है वाष्प। चाहे मम्मी जब रोटी वोटी बनाती होगी देखिएगा, तो फूट जाता है तो हाथ जल जाता है, नहीं जल जाता है? तो वाष्प में क्या होता है? वाष्प में उस पदार्थ से अधिक, यानी उस पदार्थ की द्रवण की गुप्त ऊष्मा संचित रहती है, जिस कारण से जब किसी भी चीज के हम भाप को छुएंगे तो अधिक जलन पैदा करता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट 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 अगला अगला गैस और वाष्प में अंतर समझो। गैस और वाष्प में अंतर समझो। देखिए, गैस और वाष्प में अंतर समझना है। यह अस्थाई गैस होता है, मतलब ये हमेशा गैस था, गैस है और गैस रहेगा। लेकिन भैया वाष्प गैस नहीं था, वाष्प गैस नहीं था, यह गैस के रूप में बदला है। हम द्रव को वाष्प में बदले या फिर ठोस को वाष्प में बदले, द्रव को वाष्प में बदले या ठोस को वाष्प में बदले, इसको बदला जाएगा। ये वास्तविक गैस नहीं है, यह अस्थायी रूप से गैस है। जबकि गैस क्या है? जबकि गैस जन्मे से, जब से जन्म लिया तब से गैस की गैस ही है। ठीक है, अगला है कि सामान्य ताप पर ये गैसे के रूप में रहता है। ठीक है, लेकिन लेकिन इसको उत्पन्न करने के लिए अधिक ताप चाहिए, है ना? ये अधिक ताप पर उत्पन्न होता है। नॉर्मल ताप रहे, अधिक रहे, जैसे देखो हमारे आसपास ऑक्सीजन है, ये गैस है। अब तापमान कम होगा, देखो ना कि सारा ऑक्सीजन बर्फ बन जाएगा, तब आदमी बर्फ को लेके नाक में सटा ले लेते ऑक्सीजन। ऐसा होता है? नहीं होता है। तो ये अस्थायी रूप से रहता है कि नहीं? तापमान सामान्य रहे, कुछ भी रहे, कोई बदलने वाला नहीं है, गैस गैस ही रहेगा। लेकिन वाष्प बनाने के लिए इसको सामान्य से अधिक तापमान चाहिए, 100 डिग्री चाहिए, तब जाके वाष्प बनेगा। ठीक है, चलो अगला हमारा कि गैस का ही बना होता है, मतलब जो ये गैसे का बना होता है, लेकिन जो वाष्प है द्रव का बना होगा या फिर ठोस का बदला हुआ रूप है। ठीक है, जो वाष्प होता है द्रव या ठोस में बदला जाता है ना, ठोस का बदला हुआ रूप होता है। ठीक है, अगला समझो, उदाहरण के लिए भैया ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, भैया कार्बन डाइऑक्साइड, क्या? हाँ सही है, ये सब क्या है? ये सभी गैस है। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जल का वाष्प, आयोडीन का वाष्प, एल्कोहल का वाष्प, सबका वाष्प, सबको गर्म करेंगे तो जो निकलेगा वही उसका वाष्प कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वाष्प, ये कहलाएगा गैस। तो क्या गैस और वाष्प समझ में आ गया? भैया अस्थायी रूप से गैस को हम गैस कहेंगे, अस्थायी गैस को क्या बोलेंगे? वाष्प कहेंगे। यह भगवान बना के भेजे, इसको इंसान बनाता है, मतलब प्रकृति में बनता है, ये बना हुआ रूप है, अस्थायी जन्म से ही है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बातें? आगे बढ़ू, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे समझना हमको डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में संबंध। डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में संबंध। देखिए, जो तापमान होता है, तापमान, टेम्परेचर, टेम्परेचर, तापमान यानी कि टेम्परेचर। तापमान का जो मात्रक होता है ना, दो गो मात्रक होता है, इसके दो मात्रक होता है। एक होता है उपयोगी मात्रक, मतलब जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, उपयोगी मात्रक। ठीक है, और एक होता है अस्थाई मात्रक। कैसा मात्रक? अस्थाई मात्रक। ठीक है, फिजिक्स में हमने पढ़ा था, हुआ याद है क्या? भूल गया? चलो, उपयोगी मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस। कौन होता है? डिग्री सेल्सियस। इसका उपयोगी मात्रक कौन है? डिग्री सेल्सियस। और एसआई, इसको अस्थाई नहीं कहेंगे, एसआई। ठीक है, एसआई मात्रक, क्या बोलेंगे इसको? एसआई मात्रक, तो कहा जाएगा एसआई मात्रक। कौन मात्रक? एसआई मात्रक। एसआई मात्रक होता है डिग्री केल्विन। कौन होता है? डिग्री
केल्विन, डिग्री केल्विन, ठीक है। इसको इंडिकेट करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं भैया डिग्री सी, इसको इंडिकेट करते हैं डिग्री के। दोनों में समझो, समझो ध्यान से। आदमी जैसे कि अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे पूछे बताइए कि दूरी के लिए, दूरी के लिए, दूरी का भी दो मात्रक है, एक है उपयोगी मात्रक और दूसरा एसआई मात्रक। तो हम लोग एसआई मात्रक में पढ़े थे भैया दूरी का तो एसआई मात्रक होता है। दूरी का एसआई मात्रक कौन होता है? दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर, मीटर, ठीक है। लेकिन बताइए क्या हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जब दूरी नापते हैं तो उसमें तो हम मीटर को लेते हैं? नहीं ले पाते, क्योंकि मीटर छोटा मात्रक है। तो हम किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? किलोमीटर। उसी प्रकार से, उसी प्रकार से हम लोग जब भी टेम्परेचर को देखेंगे, हम लोग जब भी टेम्परेचर को देखेंगे, जब भी तापमान को देखेंगे, जब भी किसको देखेंगे? तापमान को देखेंगे, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह ऐसा ही मात्रक है लेकिन यह छोटा है। कैसा है? मीटर की तरह। लेकिन छोटका का जगह जगह इस्तेमाल करेंगे तो गड़बड़े हो जाएगा। बताना कि आज का तापमान 390 डिग्री सेल्सियस है, गड़बड़ा जाएगा। 390 डिग्री केल्विन है इसका। तो इसलिए बड़ा मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली बड़ा कौन है? डिग्री सेल्सियस की डिग्री केल्विन, है ना। इसका मतलब हम एक बात समझिए कि डिग्री सेल्सियस बड़ा मात्रा का डिग्री केल्विन से होगा कि नहीं होगा? अब कितना होगा भैया? जो डिग्री सेल्सियस होता है वह 273 बड़ा होता है डिग्री केल्विन से। 273 में डिग्री केल्विन जोड़ दीजिएगा तब आएगा डिग्री सेल्सियस। वही उल्टा अगर डिग्री केल्विन लिखेंगे तो क्या होगा? डिग्री सेल्सियस से 273 छोटा होगा। डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? 273 छोटा होगा। ठीक है, क्लियर है? अरे भाई क्लियर है क्या? बोलो। चलो आगे समझे, आगे समझा जाए। चलिए आगे समझा जाए। जैसे अगर क्वेश्चन कर रहा है, अगर क्वेश्चन कर रहा है, 1 मिनट भाई, सही है क्या हम लोग? 1 मिनट, 1 मिनट। जो डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बड़ा मात्रक है। किसा मात्रक है? बड़ा मात्रक है, ठीक है। तो जो डिग्री केल्विन होगा 273 में जोड़ेंगे डिग्री सेल्सियस तब होगा भाई। सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस होगा वो डिग्री केल्विन में से घटाना होगा 273। डिग्री केल्विन से क्या घटाना होगा? 273, ठीक है। समझो, समझा जा। चलिए, चलिए अब समझो। जैसे क्वेश्चन कर रहा है भैया 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में बदले। किसमें बदले? डिग्री केल्विन में बदले। 37 डिग्री सेल्सियस किसमें बदले? डिग्री केल्विन। तो हम क्या जानते हैं कि जो डिग्री केल्विन होता है 273 में कितना जोड़ने पर? डिग्री सेल्सियस जोड़ने पर आता है। डिग्री सेल्सियस है कितना? 37 डिग्री है क्या? जब इसको हम जोड़ देंगे ये हो जाएगा 273 और 37 कितना? 300 डिग्री केल्विन। कितना हो जाएगा? 300 डिग्री, ठीक है। चलिए अगर हम आपसे पूछे कि अब बताइए कि भैया 415 डिग्री केल्विन आप बदल दीजिए डिग्री सेल्सियस में। किसमें? डिग्री सेल्सियस में बदलिए। क्या बदल पाइएगा? हम क्या जानते हैं कि भैया डिग्री सेल्सियस होता है डिग्री केल्विन में से कितना घटा दीजिए? 273, ठीक है। डिग्री सेल्सियस है हमारा, डिग्री केल्विन दिया 415 डिग्री और माइनस 273, घटा देंगे तो डिग्री सेल्सियस हमारा कितना आएगा? 5 में से 3 जाएगा तो 2, 11 में से जाएगा तो 4, 142 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? तो ये क्या है? डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में संबंध, ठीक है। कि जो डिग्री केल्विन होता है, डिग्री केल्विन, क्योंकि ये छोटा वाला मात्रक है तो इसको जब भी निकाला जाएगा तो बड़का में जोड़ के निकाला जाएगा बड़ा करने के लिए। और बड़ा जब भी निकाला जाएगा तो बड़ा जब भी निकाला जाएगा तो छोटा में घटा के निकाला जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? क्या आपको ये सब बातें क्लियर हो रहा है भाई? चलो आगे बढ़ू। चलिए ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा उष्मा का अवशोषण। किसका अवशोषण? उष्मा का अवशोषण। उष्मा का अवशोषण क्या कहता है? देखिए विभिन्न पदार्थ में उष्मा के प्रति आचरण अलग अलग होता है। मतलब हर एक पदार्थ उष्मा के प्रति अलग अलग बिहेव करता है। मतलब क्या? मतलब कि ऐसा पाया गया है कि काली और गाढ़े रंग वाली जो वस्तुएं होती है, सफेद या पीला रंग वाली वस्तुओं की तुलना में उष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करता है। क्या मतलब भैया? काला रंग उष्मा का अवशोषण अधिक करता है, उजला और पीला कम करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप दो कपड़ा पहनते हैं, एगो कड़कड़ी का कपड़ा, दूसरा उजर का कपड़ा, आप समझिए जब आप काला पहनिएगा तो यह उष्मा का अवशोषण अधिक करेगा, उजर का पहनिएगा तो उष्मा का अवशोषण
कम करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि गर्मी के दिन में अगर काला कपड़ा पहन के निकल जाइएगा, आपका शरीर पसीने पसीने हो जाएगा, क्योंकि काला कपड़ा उष्मा का क्या कर लिया? अवशोषण। और उजला पहन के जाइएगा तो आपका शरीर उष्मा का अवशोषण नहीं करेगा, और आपको और सबके अपेक्षा में हल्का 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 महसूस होगा, ठंडा ठंडा। ये बात, यही बातें कर रहा है कि भैया अलग अलग रंग जो होती है, गाढ़ा कलर होती है, उष्मा का अवशोषण अधिक करती है, जिस कारण से गाढ़ा रंग पीनी है, गर्मी के दिन में ज्यादा गर्म लगेगा। क्या ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है? एकदम बनेगा। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, गर्मी के दिनों में लोग सफेद रंग के कपड़ा पहनना अधिक पसंद करते हैं, क्यों? क्यों क्यों होना चाहिए? क्यों क्यों? ठीक है भैया, करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि सफेद रंग की वस्तुएं गाढ़े होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गाढ़ा। सफेद रंग की वस्तुएं जो होती है, सफेद रंग की वस्तुएं गाढ़े रंग की वस्तुओं की तुलना में, किसकी रंग, कैसे रंगों की तुलना में? गाढ़े रंगों की तुलना में, गाढ़े रंग की वस्तुओं की तुलना में, गाढ़े रंग की वस्तुओं की तुलना में कम उष्मा का अवशोषण करता है, मतलब कम कम करता है। ठीक है, जिस कारण हमें गर्म का एहसास है ना, जिस कारण हमें कम गर्म का एहसास होता है, जिस कारण हमें कम गर्म का एहसास होता है। इसलिए गर्मी के दिनों में लोग सफेद रंग के कपड़ा को पहनना अधिक पसंद करते हैं कि भैया कम से कम गर्मियां तक कम लगे। हम तो हमेशा पंखा को लेके नहीं चल सकते, इसलिए हम क्या करते, चूज कर लेते वैसा कपड़ा जो उष्मा का अवशोषण करे ही नहीं। भैया क्या ठंडा के दिन में हम काला पहन लेंगे तो हमको गर्मी लगेगा? तो हाँ, आपको और सबकी तुलना में अगर आसपास उष्मा है, आपके कड़ी का कपड़ा जल्दी अवशोषित करके आपको अंदर से लगेगा गर्म है। ये लगेगा जो जैकेट उकेट अधिकांश आदमी काला खरीदता है कि नहीं है? अधिकांश काला खरीदता है, ऐसा नहीं कि सब, अधिकांश काला खरीदने का प्रयास करता है। तो काला उष्मा का अवशोषण कर लेगा, और काला चीज जब रहेगा तो ठंडी कम लगेगी, उस गर्मी का एहसास होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है भाई? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आ गए हैं इस लेक्चर के अंतिम में। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई और बहन। ठीक है, अगर आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या तो फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, उसको भी मार देना है, और लाल कलर का जो बटन है उसको दबा देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, किसी प्रकार से कोई दिक्कत होगा आपके भैया हैं यहाँ पे, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और अपने माँ बाप का एकदम आज्ञा का पालन कीजिए। रिजल्ट ऐसा लाना है कि घर वाले खुश हो जाए। ठीक है भाई, तब तक के लिए गुड बाय।